दोस्तों वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 2 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो राजस्थान और देश दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न आज का हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाल ही में अरावली हरित दीवार परियोजना का जो शुभारंभ है वो किस राज्य से किया गया है। तो दोस्तों एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है अरावली हरित दीवार परियोजना। केंद्र सरकार के द्वारा इस परियोजना को हरियाणा से शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं और चित्र से ये भी देखने की प्रयास करेंगे कि ये योजना कहाँ से कहाँ तक लागू होने वाली है। तो अरावली हरित दीवार परियोजना को 25 मार्च 2023 को जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा लागू किया गया था। ये हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है उसके टिकली गांव में, ये नाम याद रखना है आपको, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के टिकली गांव जो है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। तो 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस पूरी की पूरी जो पर्वतमाला है इसकी शुरुआत होती है गुजरात में पालनपुर नामक क्षेत्र से। ठीक है, और ये कहाँ तक जाती है, राजस्थान से होते हुए, राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, जयपुर, उसके बाद अलवर होते हुए हरियाणा होते हुए नई दिल्ली तक ये पहुंचती है। तो ये एक बहुत ही प्राचीन पर्वतमाला है और एक तरह से ये एक बैरियर के रूप में काम करती है। हमारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे, उसके प्रसार को ये रोकती है पूर्व दिशा में। तो पूर्व में अगर हम हमारे जिलों की बात करें तो पूर्वी जिलों में ये मरुस्थल को आने से रोकने का काम करती है, प्राकृतिक दीवार के रूप में ये काम करती है। और इसीलिए इस पर्वतमाला के संरक्षण में योगदान देने के लिए और मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें इस पर्वतमाला के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें एक बेल्ट बनाई जाएगी, जिस बेल्ट के माध्यम से जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ये जो 4 राज्य हैं जहां पर ये स्थित है, ये चारों इसमें सम्मिलित हैं। लगभग 1400 किलोमीटर लंबी ये एक परियोजना है जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। दोस्तों ये जो अवधारणा है वाल प्रोजेक्ट की, ये अवधारणा ली गई है आपके अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से। तो अफ्रीका में भी आप सभी जानते हैं जो उत्तरी सहारा मरुस्थल है, उस मरुस्थल के दक्षिण की ओर जो घने उष्णकटिबंधीय जंगल हैं उनकी तरफ प्रसार को रोकने के लिए एक बड़ी लंबी दीवार जो है उसको तैयार किया गया है। माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती जैसे देश जो हैं उनके क्षेत्रों को मिला करके, तो यहाँ पर भी पौधे लगाए गए हैं जिनसे एक प्राकृतिक दीवार के रूप में जो है मरुस्थल के प्रसार को रोकने का प्रयास किया गया। 2007 में सेनेगल से लेकर के और जिबूती तक इसको शुरू किया गया था और ये वर्तमान में काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो हमारे यहाँ पर पहले प्रयास किया जाएगा कुछ जल निकायों का कायाकल्प करके, क्योंकि जल निकायों के आसपास ग्रीनरी को जो है स्थापित करने में काफ़ी मदद मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों एक विशेष योजना जो है हमारे यहाँ पर शुरू की गई है, 1 अप्रैल से ये लागू हो रही है और इस योजना के अंतर्गत जैसा कि बजट में घोषणा की गई थी 500 रुपये प्रति माह में सिलेंडर उपलब्ध होगा। तो योजना के अंतर्गत राज्य के 73 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे, ये सही है। लाभार्थियों को 1 अप्रैल से जो है सिलेंडर मिलेगा, ये भी सही है। केवल उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी परिवार को लाभ मिलेगा, ये गलत है। तो हमारा उत्तर ये होगा, क्यों? क्योंकि उज्ज्वला योजना के साथ साथ जो हमारे बीपीएल परिवार हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो जन आधार अकाउंट जो है उसमें सब्सिडी के रूप में ये पैसा आएगा, उन्हें जो मार्केट रेट है उसी पर ये परचेज करना होगा। अगर उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारियों की बात करें तो उन्हें 410 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों को 610 रुपये की सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 200 रुपये की जो अतिरिक्त सब्सिडी है उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें, वो ऑलरेडी केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान में अभी घोषणा की गई थी। तो केंद्र सरकार की उस घोषणा से 200 रुपये की वहाँ बचत हो जाएगी, लेकिन 750 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च सरकार को करने पड़ेंगे। सिलेंडर खरीदने के बाद जनाधार से जो लिंक खाता है उसी में सब्सिडी की राशि जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में पारंपरिक वाणी गायन, तो वाणी गायन एक गायन का प्रकार है, ठीक है, जिसके अंतर्गत भजन गायन किया जाता है, उसके संरक्षण को एक समर्पित वाणी उत्सव का आयोजन किया गया राज्य के बाड़मेर जिले में। बाड़मेर की एक प्रसिद्ध हस्ती हैं जिन्हें आप सभी जानते हैं, महिला सशक्तिकरण की मिसाल रूमा देवी,
ठीक है, जिन्हें जो है कढ़ाई के लिए जाना जाता है रुमाल पर और कपड़ों पर, तो उनके रुमा देवी फाउंडेशन और ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान जो है, उन दोनों ने मिलकर के वीणा पर गाए जाने वाले वाणी गायन, वीणा जो वाद्य यंत्र है उस पर वाणी गायन किया जाता है, उसी का एक उत्सव जो है उसका बाड़मेर के जसदेर तालाब के शिव शक्ति धाम में आयोजन किया गया। इस उत्सव में कई कलाकार सम्मिलित हुए और इसी अवसर पर 4 कलाकारों को 25,000 रुपये प्रत्येक के आधार पर दानजी स्मृति मारवाड़ भजनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस तरह के प्रश्न आने की काफ़ी संभावना रहती है, क्योंकि ये यूनिक प्रश्न हैं जो कि आपको काफ़ी मुश्किल से ही जो है करंट अफेयर्स में कवर किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया और इस दिवस को इस बार लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया गया है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह जो कि जयपुर में राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में हुआ था, वहां से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद किया और जन कल्याणकारी योजनाओं के जो हमारे 2 लाख से ज़्यादा लाभार्थी हैं उनको संबोधित भी किया था। तो राजस्थान के एकीकरण के दौरान वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था और उसी अवसर पर हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दौरान पूरे राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे ये सभी करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। तो आर एस जंक्शन एप्लीकेशन आज ही आप गुलदस्ता जो आपका प्ले स्टोर है वहाँ से ले सकते हैं और वहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स का लाभ आप ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको इनको प्रिंट करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो 20 से 25 पेज पर मंथ के हैं उन्हें प्रिंट कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको मैक्सिमम 10 से 15 रुपये आने वाली है। लेकिन ये करंट अफेयर्स पूरे के पूरे कंसाइज है, प्रीशियस मैटर इसमें मैंने इन्वॉल्व किया है और सबसे बड़ी बात प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम जो आपके हैं उनको ये कवर अप करता है। तो जैसा आप जानते हैं आरएस जंक्शन प्रतिबद्ध है एक्सीलेंसी के लिए और हमारा मोटो भी है कि वी बिलीव इन एक्सीलेंस, तो वही हम कोशिश करते हैं इसमें देने की। अभी जल्दी ही इस कोर्स के अंदर आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में मिलने वाली है, तो हर महीने के जो क्वेश्चंस हमारे हैं उनको हम जो है टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में इसी जो कोर्स है उसमें अवेलेबल करवा देंगे। पीडीएफ पढ़ने के बाद आप अपनी अगर जांच करना चाहते हैं कि आप कितना कवर कर पाए हैं तो वहां टेस्ट देकर भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको एक साथ यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और जो छात्र लाइव इस कक्षा को देख रहे हैं उन सभी के लिए एक कोड मैं दे रहा हूं APRIL20 अप्रैल 20। इस कोड को यूज करके वो छात्र जो लाइव इस कक्षा को देख रहे हैं वो सभी इसका लाभ ले पाएंगे। उन्हें 20% की अतिरिक्त छूट 5 तारीख तक यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। तो 20% की इस अतिरिक्त छूट का लाभ वो छात्र उठा सकते हैं जो इस कक्षा को लाइव देख रहे हैं। चलिए, अप्रैल 20 ये कोड है, आप इसे जरूर याद रखें, इसका प्रयोग करके आप जो है ये छूट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है खेलकूद से। 45वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हाल ही में बांसवाड़ा में आयोजित की गई थी, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, ठीक है। और इसमें राजस्थान की टीम जो है उसने रजत पदक अपने नाम किया, इस तरह से उन्होंने अपने खिताब को बचा लिया है। पिछले वर्ष भी हम रजत पदक हमने हासिल किया था, तो हैंडबॉल में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ रहा। फाइनल मैच जो था उसमें हरियाणा ने राजस्थान को हरा दिया 34-33 के मामूली अंतर से, और झारखंड और दिल्ली संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर इसमें रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं आज, मैंने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा हो सके राजस्थान की करंट को हम कवर कर पाएँ। तो दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर राजस्थान में बाघों को लेकर के एक आर्टिकल आज मुझे मिला जिसमें बाघों की संख्या बताई गई है 116। तो अब हमारे यहाँ पर कुल 116 बाघ हो चुके हैं। पूरे देश भर में बात करें तो 2967 के करीब हमारे यहाँ पर बाघ हैं। नई गणना का डेटा अप्रैल में आ जाएगा, उसके बाद में लगभग 3500 के करीब बाघ हो जाएंगे। अभी के लिए आप जो डाटा है उसी को याद रखें। तो जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान इस रॉयल बंगाल टाइगर की पश्चिमी सीमा बनाता है, मतलब राजस्थान के बाद में आपको कहीं भी और किसी देश में, अब जैसे कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान में ये देखने को नहीं मिलते हैं, तो हमारे यहीं पर ये अवेलेबल हैं, ठीक है। और 15 साल में इनकी संख्या 26 से बढ़कर 116 पर पहुंच गई है। हमारे यहाँ पर वन्य जीव थे कैलाश सांखला, जिनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं के प्रयासों से बाघों को बचाने के लिए अभियान शुरू हुआ था। जो हमारा टाइगर कंजर्वेशन कार्यक्रम जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं, वो नवंबर 1973 में शुरू किया गया था। 1073 नहीं है ये, नवंबर 1973 में से शुरू किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में।
और आज हमारे देश का राजस्थान 9वां ऐसा राज्य बन गया जहां सबसे अधिक बाघ बाघिन पाए जाते हैं। 78 बाघ सरिस्का रणथंभौर में, जबकि 27 सरिस्का में। इसके अलावा मुकंदरा और जो हमारा हाल ही में नया चौथा कंजर्वेशन रिजर्व बना है रामगढ़ विजदारी, वहां 2-2 बाघ वर्तमान में हैं। देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या 700 से भी अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस राज्यसभा सांसद को हाल ही में लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो दोस्तों जयपुर से कई बार विधायक रहे श्री घनश्याम तिवारी जो हैं वो सांसद हैं वर्तमान में राज्यसभा के। पिछले चुनाव में इनको चुना गया था, तो इन्हें जो है हाल ही में राज्यसभा की लोक लेखा समिति का सदस्य चुना गया है। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा से 7 सदस्यों को चुना जाता है। लोक लेखा समिति एक स्थायी समिति है। 3 हमारी जो स्थायी समिति है उनमें से एक समिति के रूप में इसको जाना जाता है। 22 सदस्यों की इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अमूमन इसमें विपक्षी दल का जो कोई भी सदस्य तो होता है उसी को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ये समिति 1921 में आई थी, जब भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ, और ये मॉन्टफोर्ट सुधार के नाम से भी जानता है। ये जो हमारी समिति है इसका काम क्या है? इसका काम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जो भी लेखा परीक्षण दिए जाते हैं उनकी जांच करना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में राजस्थान से राज्यसभा सांसदों के बारे में भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 4 हमारे नए सांसद जहां इस बार अभी निर्वाचित हुए थे, जिनकी सबसे अधिक अवधि है 2028 तक। इनमें से एक बीजेपी से और 3 कांग्रेस से रहे। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल बीजेपी से, मनमोहन सिंह कांग्रेस से, भूपेंद्र यादव बीजेपी, नीरज डोंगी कांग्रेस, राजेंद्र गहलोत बीजेपी, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल बालकृष्ण वासनिक और प्रमोद कुमार, ये तीनों भी कांग्रेस से हैं। तो ये 10 हमारे वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब थोड़ी इंटरनेशनल खबरों की। भारत निम्नलिखित में से किस देश में एक सैटेलाइट शहर बसाने जा रहा है? तो दोस्तों रूस जो है वो हमारा मित्र देश है, और इसी के साथ हम वहां पर एक सैटेलाइट शहर बसाने जा रहे हैं जो कि रणनीतिक रूप से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सैटेलाइट शहर कहाँ बसाया जाएगा? व्लादिवोस्तोक में। ठीक है, तो व्लादिवोस्तोक में ये सैटेलाइट शहर हमारा बसाया जाएगा। ये जो व्लादिवोस्तोक है ये रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना की बॉर्डर के पास ये पड़ता है, और कई बार चाइना और रूस को लेकर इसमें तनातनी भी हो चुकी है। दरअसल वर्तमान में हम जो नॉर्वे तक का हमारा जो समुद्री व्यापार है वो जिस रास्ते से होकर गुजरता है वो रास्ता काफ़ी लंबा है, और उस लंबे रास्ते को ही कम करने का प्रयास होगा। तो वर्तमान में हम अभी लाल सागर होते हुए और आपका जो स्वेज नहर है वहाँ से फिर भूमध्य सागर, फिर उसके बाद में हम जो हमारा इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस करके यूरोप जो हमारा उत्तरी सागर है वहाँ से होते हुए फिर नॉर्वे पहुँचते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा प्रयास है कि इस बहुत लंबे 8,675 नॉटिकल मील का जो रास्ता है उसकी बजाय हमारे चेन्नई से सीधे जो हमारे जलडमरू मध्य है अंडमान सागर होते हुए, ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा जो येलो सागर और जो दक्षिणी चीन सागर है वहाँ से होते हुए हम यहाँ पहुँच जाएं, जो कि 5,647 नॉटिकल मील है। तो एक तरह से सस्ता भी हो गया और यहाँ पर हमारी डायरेक्ट पहुँच भी हो जाएगी। यहीं से फिर आगे एक रास्ता जो है सीधा जोड़ेगा हमको नॉर्वे से, ठीक है, आर्कटिक महासागर से होते हुए। तो यहाँ पर हम व्लादिवोस्तोक को एक सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। सैटेलाइट सिटी क्या होती है? सैटेलाइट सिटी एक प्रकार का ऐसा शहर है जो किसी बड़े शहर के पास होता है। उदाहरण के लिए हमारा जो मुंबई है उसी के पास हमने नवी मुंबई स्थापित किया है जो कि एक सैटेलाइट सिटी है। यहाँ पर हम बंदरगाह, सड़क और बुनियादी ऊर्जा ढांचा विकसित करेंगे। अगर हम बात करें इस शहर की तो व्लादिवोस्तोक जो क्षेत्र है ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार भी यहाँ पर माना जाता है। भारत ने इस क्षेत्र में तेल गैस प्रोजेक्ट में ओएनजीसी के माध्यम से 15 अरब डॉलर से भी अधिक का निवेश किया है। तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग कौन सा है? ये वाला, ठीक है, और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर कौन सा है? ये वाला। तो ये मलक्का जलडमरू मध्य से होकर के गुजरता है। मलक्का जलडमरू मध्य हमारा इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है और काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट करने की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, ये हमारा लास्ट प्रश्न यहाँ पर हो गया है। तो इसी के साथ हमारी कक्षा भी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगते होंगे, तो इनको लाइक करना, शेयर करना आपका काम है, और टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कर ले जहाँ पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जो ऑफ़र आपको दिया है उस ऑफ़र का आप लाभ जरूर उठाएं। इसी के साथ धन्यवाद।
थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।